हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था क्लास जो है 6 का जो है हमने चैप्टर करवाया था सम बेसिक्स आइडियाज ऑफ ज्योमेट्री का कंप्लीट मैंने करवा दिया। जो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस है वो कंप्लीट किया है। आप चैनल पे विजिट कीजिए और चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको चैप्टर 4 का कंप्लीट वीडियोस विद कॉन्सेप्ट सभी समझ में आ जाएगा। और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज से स्टार्ट होने वाला है चैप्टर 5 जो अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। राइट, क्या है? अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप जो है शेप्स के बारे में आज हम डिटेल पढ़ेंगे। और पहले मैं इनका सभी का आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा एंड आफ्टर दैट उनके बाद आपके एक्सरसाइज को भी सॉल्यूशन करवाऊंगा। ओके, तो आज का जो लेक्चर है डेडिकेटेड है कंप्लीटली कॉन्सेप्ट पे। जितने भी इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट को वन शॉट में मैं कवर करूंगा आपके लिए। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग चैप्टर एनसीईआरटी का है। इवन अगर आप ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर आप आर.डी. शर्मा सॉल्व कर रहे हैं या आर.एस. अग्रवाल सॉल्व कर रहे हैं या कोई भी बुक सॉल्व कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज दैट इज द कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट इज द पावर फॉर यू। ओके, सो मूव ऑन द कॉन्सेप्ट फॉर फर्स्ट टॉपिक। राइट, चलिए पहला टॉपिक देखो हम जो समझेंगे इसमें शेप क्या होता है। देखो शेप क्या होता है, डू यू नो व्हाट इज द शेप? आपके माइंड में ऐसा कभी क्वेश्चन आया कि शेप होता है क्या, किससे मिलके बना हुआ होता है? तब जाकर के आपके माइंड में एक क्यूरियोसिटीज आएगा, एक क्वेश्चन अपने आप से जरूर पूछो। जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करो ना तो आप वो पूछो अपने आप से, क्वेश्चन पूछो कि ये है क्या, why we study in these chapters, और ये हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं, इसका हमारे लाइफ में क्या इंटररेट है या इसका यूज कहाँ कहाँ पढ़ेंगे, ये अपने आप से क्वेश्चन पूछो। इवन आप अपने टीचर से भी क्वेश्चन पूछो तो आपको एक आइडिया लगेगा। वो आपको इनके यूजेस के बताएंगे, इनका कहाँ कहाँ यूजेस है, वो सारी बातें भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आपको एक ओवरऑल एक आइडियाज आ जाएगा आपको, तो फिर उस चैप्टर में उतनी अच्छे से स्टडी करना पड़ता है। तो देखो शेप क्या होता है, डू यू नो एवरीवेयर, डू यू नो आप हर एक जगह देखते हैं शेप्स बने होते हैं। तो ये बनता किससे? तो ये दो चीज से बनते हैं, या तो ये लाइन से बनता है या कर्व से बनता है। कुछ कर्व भी हो जाता है, कुछ लाइन भी होता है, बट रेगुलर अगर हम फिगर की बात करें, रेगुलर शेप की बात करें तो वो लाइन से ही बनता है। और इससे पहले के जो चैप्टर है उसमें मैंने आपको लाइंस, रे, लाइन सेगमेंट्स है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन, कई सारी लाइन मैंने आपको बताया था। वो उसी को ये चैप्टर को आगे एक्सटेंड कर दिया है शेप। तो अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि ऑल द शेप्स वी सी अराउंड अस, मतलब जो भी शेप्स अपने आसपास अपने चारों ओर आप देखते हैं, राइट, आर फॉर्म बाय यूजिंग कर्व और लाइंस। वो क्या होता है, या तो कर्व से मिलके बना हुआ होता है या लाइन से मिलके बना हुआ होता है। जैसे अगर मैं इस सर्कल की बात करूं, ये देखो एक सर्कल बन गया, तो ये क्या, एक कर्व बन गया। ठीक है, अगर मैं क्या बात करूं, एक स्फीयर की बात करूं, ये हमने स्फीयर बना दिया। क्या बना दिया? ये एक स्फीयर बना दिया जी। तो ये किससे बना है? कर्व से बना है। किससे बना है? कर्व से बना है। देखो कर्व से बना है, ये क्या है, कर्व, कर्व से बना है। ठीक है, मतलब समझ में आया? अब देखो अगर इसकी बात करें, ये तो आपको बहुत अच्छे से फैमिलियर होंगे, ये क्या है, ट्रायंगल से। अब इसमें देखो ये क्या है, लाइन से मिलके बना हुआ है। क्या मिलके बना हुआ? लाइन से मिलके बना हुआ। अब देखो इसको और देखो आप थोड़ा सा, ये देखो ये किससे मिलके बना हुआ? लाइन से मिलके बना हुआ। तो क्या कह रहा है कि आपके चारों ओर जितने भी आप शेप्स देख रहे हो जो भी, वो क्या होता है, या तो कर्व से मिलकर बना हुआ या लाइन से मिलकर बना हुआ। यही मैं आपको समझा रहा हूं कि आप जो भी देखते हो, ट्रायंगल देखते हो, रेक्टेंगल देखते हो, स्क्वायर देखते हो, रोम्बस देखते हो, पैरेललोग्राम देखते हो, काइट्स देखते हो या पेंटागन देखते हो, हेक्सागन देखते हो, जो भी शेप देखते हो ना, सभी या तो लाइन से मिलकर बना हुआ है या कर्व से मिलकर बना हुआ है। इसीलिए इससे पहले कि चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइन को समझना, लाइन सेगमेंट को समझना। लाइन सेगमेंट में मैंने बताया था कि दो एंड पॉइंट होते हैं, है ना, उसको दो डॉट को मिला देते हैं, जो लेंथ आता है दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। काफी डिटेल मैंने डिस्कस किया था, अभी उस पर हम ज्यादा नहीं जाएंगे, है ना।
चलिए, तो हमने समझा कि जो भी शेप्स आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखो जो भी शेप आप पढ़ रहे हो, वी सी अराउंड अस, हमारे चारों ओर जब भी हम लोग देखते हैं ना, तो दो ही चीज है, या तो कर्व से मिलकर बना हुआ होता है या लाइन से मिलकर बना होता है। इसके भी हम डिटेल एनालाइज करेंगे आगे। फिलहाल आप ये समझिए कि शेप आपने देखा किससे मिलकर बना हुआ होता है ना, या तो लाइन से मिलकर बना हुआ होता है या शेप से कर्व से मिलकर बना हुआ होता है। दोनों बातें के लिए कर्व क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में। कर्व भी दो टाइप्स के होते हैं, एक ओपन कर्व होता है, एक क्लोज कर्व होता है, ठीक है ना। चलिए, ये सब डिस्कस मैंने कर चुका, क्लियर हुआ ये बात है? ओके, अगला पॉइंट चलिए देख लेते हैं। अब देखो क्या है, मेजरिंग ऑफ लाइन। अच्छा, लाइन को मेजर करने का जनरली हमारे पास तीन तरीके हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और इस चैप्टर में यही खासियत है कि आपको एक लाइन दिया जाएगा, उस लाइन की एक मेजरमेंट रहेगा, तो आप मेजरमेंट कितने तरीके से कर सकते हैं। जनरली हम तीन तरीके से करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखो इसमें है, यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है दिस कैन बी डन इन सेवरल वे। वैसे तो बहुत सारे वे हैं, कई सारे वे हैं, बट राइट नो कि इन सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तीन तरीके हैं। पहला, कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ये आपको कंपेयर करना है। दूसरा, कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग, ट्रेसिंग करके करना है। कंपैरिजन यूजिंग अ रूलर एंड डिवाइडर। अच्छा, अब एक एक करके हम समझते हैं। तो देखो ये हमारे पास एक पॉइंट हमने ले लिया और ये एक पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट को हमने यहां से यहां मिला दिया, इसका नाम हमने ए दे दिया और इसका नाम हमने बी दिया। तब ये एक ए बी क्या बना हमारा, लाइन सेगमेंट बना। क्या बन गया, लाइन सेगमेंट। अभी हम ये तीनों बात आपको समझाएंगे वन बाय वन करके। चलो, तो ये क्या बना, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट में क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था आपको कि लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होता है। अब जो एंड पॉइंट हो गया इससे आगे आप नहीं बढ़ा सकते, तो ये हमारा एंड पॉइंट होता है, ठीक है। और यहां से यहां की जो डिस्टेंस होता है ना, दैट इज कॉल्ड लेंथ होता है। क्या होता है, लेंथ होता है। मान के चलो हमने इसका 4 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। अब एक हमने और एक ले लिया, एक लाइन और हमने ले लिया, ये P ले लिया और ये Q ले लिया, ठीक है। अब इसका लेंथ हमने क्या ले लिया, 5 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। अच्छा, तो हमने एक लेंथ लिया AB 4 सेंटीमीटर और एक लेंथ लिया हमने PQ, ये लिया 5 सेंटीमीटर। अब आप इसका यूज समझिए। देखो यहां पे क्या है, कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, मतलब आपको दो फिगर्स दे रखे हैं, दो लाइन सेगमेंट दे रखे हैं, उन्हें ऑब्जर्व करना है। क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि ये कैसा है, बड़ा है या छोटा है या कैसे है। तो लेट्स सी, अगर आप देख के ही ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो इसका लेंथ मैंने दे दिया, जिससे कि आप इनका ज्यादा से ज्यादा करेक्टनेस ढूंढ पाएंगे। ऑब्वियसली देखने से लग रहा है कि जो AB है ये 4 सेंटीमीटर है और ये PQ जो है 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि PQ क्या है, AB से बड़ा है। क्या है, AB से बड़ा है। ये कैसे ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व भी तो किया। आप कैसे कह सकते, आपने मेजर भी तो नहीं किया, नहीं किया ना। आपने क्या देखा, वहां देखा 4 सेंटीमीटर और यहां देखा 5 सेंटीमीटर। ऑब्जर्व करके आपने बोल दिया कि नहीं, PQ जो बड़ा है AB से। तो दैट इज द ऑब्जर्वेशन। अंडरस्टैंड, ठीक है। ऑब्जर्वेशन समझ आया। अब देखिए दूसरा क्या है, कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। ट्रेसिंग क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे AB कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर से। अब आप क्या करना है, एक पेपर लेना है। पेपर लेने के बाद यहां से यहां तक आपको इसका ट्रेस कर लेना है। ट्रेस मतलब इसका ये AB का फिगर आपको उस पेपर पे ट्रेस कर लेना है। ट्रेस पेपर ले लो, ट्रेस कर लेना। जैसे आप कार्बन पेपर लेते हो ना, कि कॉपी करते हो किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड ट्रेसिंग पेपर। ऐसे ट्रेसिंग पेपर आता है, तो ट्रेसिंग पेपर से आप ट्रेस करोगे इस लाइन को और एज इट इज जितनी लाइन है उतनी लाइन इस पे डालोगे, तो देखोगे कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। ऑब्वियसली इक्वल नहीं होगा, बिकॉज ये देखने से बड़ा लग रहा है, वो छोटा लग रहा है। तो ये क्या होगा, आपने ट्रेस करके, ये जो मेथड है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बार बार ट्रेसिंग करना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ तो हमने एक लाइन दिया, कहीं पे आपको 3-4 लाइन दे दिया, तो तब आप क्या करेंगे, तब आप तो करते करते ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, बट हाँ मेथड है तो पढ़ना ही पड़ेगा, आपको समझना ही पड़ेगा, फील तो लेना ही पड़ेगा। ओके चलिए, तो समझ में आ गया। अच्छा, तीसरा देखो क्या है, कंपैरिजन यूजिंग अ रूलर। रूलर मतलब क्या होता है, स्केल और डिवाइडर। अच्छा देखो, रूलर मतलब क्या होगा, आप सिंपल सी, जनरली आप मेजर करते किससे करते, स्केल से ही तो करते हैं। आप क्या करते हैं, स्केल से 2 सेंटीमीटर मेजर कर लेते हैं,
या 3 सेंटीमीटर करते हैं या 4 सेंटीमीटर करते हैं, या अगर आपको ड्रॉ करना भी है तो आप सेंटीमीटर से मेजर कर लेते हैं, स्केल से मेजर कर लेते हैं। तो ये तो बहुत इजी है, मतलब सबसे इजी मेथड इसी को कहा जा सकता है रूलर से, माने स्केल से। और या किसी बच्चे के पास डिवाइडर होता है तो डिवाइडर से भी आप कर सकते हैं। इन दोनों मेथड जो है काफी इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा। और ऑब्जर्वेशन तो कब होता है, जब एक छोटा एक बड़ा होता है तब जाकर के। अगर लगभग सेम होगा तो ऑब्जर्वेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि नहीं, एरर बहुत आ जाता है, करेक्टनेस बहुत कम आता है। कब, जब लगभग एक जैसा शेप आता है तब वहां बहुत दिक्कत आता है। तो फाइनली इस दोनों मेथड में जो सबसे बेस्ट मेथड है वो क्या है, कंपैरिजन यूजिंग अ रूलर या डिवाइडर। दैट्स अ easy method, you can solve the lot of sum. Understand? आया तीनों मेथड समझ में, क्लियर हो गया। तीनों मेथड क्या होता है, कैसे लाइन सेगमेंट को आप कंपेयर कर ऑब्जर्वेशन करेंगे, ट्रेसिंग करेंगे एंड रूलर या डिवाइडर से करेंगे मेजरमेंट। ठीक है, चलो तो ये मेजरमेंट की थी बातें जो आपको समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या है, डायरेक्शंस। क्या है बच्चों, डायरेक्शन। तो डू यू नो व्हाट इज द डायरेक्शन? डायरेक्शन क्या होता है, 4 डायरेक्शन ही जनरली होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। 4 डायरेक्शन ही आपने पढ़ा होगा ना जी। देख लो, समझो थोड़ा सा। ये हमारा एक हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ। ये क्या हो गया हमारा साउथ, ये क्या होता है ईस्ट, और ये क्या होता है वेस्ट। ईस्ट वेस्ट, इंडिया इज वेस्ट। डू यू नो, ये तो बड़े ही हैं। ठीक है, चलिए तो देखो ये ईस्ट होता है बच्चों, इधर जो होता है ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। तो डायरेक्शन जनरली जो होते हैं 4 तरीके वैसे लिखा है, देयर आर 4 मेन डायरेक्शन। मेन डायरेक्शन 4 है, बाकी सब डायरेक्शन भी कह सकते हो। इन दोनों के बीच में तो एक डायरेक्शन निकलेगा, इन दोनों के बीच में तो एक डायरेक्शन निकलेगा, इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में, लेकिन ये क्या होगा, सब डायरेक्शन। क्या होगा, सब डायरेक्शन, जिसका यूज अभी इस चैप्टर में है नहीं, हम अभी मेन डायरेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, चलो तो देखो, दे आर कॉल्ड, नॉर्थ होता है एन बोलते हैं, साउथ को एस बोलते हैं, ई को ईस्ट बोलते हैं, डब्ल्यू को वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये बातें तो आपको समझ में आ गया। 4 डायरेक्शन होता है, नॉर्थ साउथ। ग्राफ पेपर पे कैसे बनाएंगे, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इस तरह ईस्ट, ईस्ट वेस्ट। अंडरस्टैंड या नॉट, ये मेथड समझ में आ गया, रिप्रेजेंटेशन करना सीख गया। अच्छा अब आप देखिए क्या कह रहा है, द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू ईस्ट। अगर हम क्या करते हैं, नॉर्थ और ईस्ट, ये हमारा बच्चों नॉर्थ हो गया और ये ईस्ट हो गया। ध्यान से समझिए, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या होता है, एक राइट एंगल बनता है। देखो राइट एंगल दे रखा है, राइट एंगल मतलब क्या होता है, RIGST। राइट एंगल अगर आपको देता है, इसका मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। मतलब जो नॉर्थ से ईस्ट जाते हैं ना, तो एक राइट एंगल बनते हैं। क्या कह रहे हैं, टर्न। अगर हम क्या करते हैं, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारा एक राइट एंगल बनता है। ठीक है, अच्छा दूसरा बात देखो क्या है, द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ जाते हैं तब देखो, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। तो जब हम नॉर्थ से किधर जाते, साउथ की तरफ जाते, देखो ध्यान से क्या कह रहा है, द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ बाय द राइट टू राइट एंगल। अच्छा देखो, एक राइट एंगल तो ये हो गया बच्चों, और एक राइट एंगल ये हो गया। तो समझिए क्या होता है, नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो क्या होगा, 2 राइट एंगल्स होगा, और ये 2 राइट एंगल्स को ही आप क्या कह सकते हो, 180 डिग्री हो जाएगा। यानी नॉर्थ से साउथ तक जाएगा तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कितनी होगी, 180 डिग्री हो जाएगी। इसको हम लोग आगे जाके एलपी भी बोलते थे, लीनियर पेयर भी, बट राइट में यहाँ एंगल की बात कर रहे हैं हम, तो 2 एंगल्स आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं इट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्ट्रेट एंगल्स। या इस साइड से भी मेजरमेंट कर लो तो ऊपर भी स्ट्रेट एंगल, यानी एक स्ट्रेट एंगल इधर हो गया और एक स्ट्रेट एंगल इधर हो गया, और जब दो स्ट्रेट एंगल मिल जाता है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। यही बातें यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। टर्निंग समझ में आया, नॉर्थ से साउथ। यहाँ पे अगर आप चाहे तो एक मैं थोड़ा सा और यहाँ समझाऊं, यहाँ देखो समझो, ये हमारा नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। देखो यहां से यहां अगर टर्न करते हैं तो एक राइट एंगल्स होते हैं,
और यहां से यहां टर्न करेंगे तो क्या होगा, दूसरा राइट एंगल होगा, और यहां से टर्न करेंगे तो तीसरा, और यहां से टर्न करेंगे तो चौथा। मतलब एक बार अगर रोटेशन हो जाता है ना वॉच का, घड़ी का, तो उसमें फोर राइट एंगल बनते हैं, और 4 राइट एंगल मिलाकर के 360 डिग्री होता है, 2 राइट एंगल मिलाकर के एक स्ट्रेट एंगल होता है। ये सब जब हम क्वेश्चन करेंगे ना वॉच वाला, तो वहां पे आपको ये बहुत हेल्प मिलेगा। अभी आप उनकी फील लो। वॉच तो आपको पता ही होगा, घड़ी तो आपको बनाना आता ही होगा। जैसे आपने घड़ी बना दिया तो ये तो पता है, और 360 डिग्री का एक सर्कल बना देते हैं, है ना। यहाँ पे 12 आ जाता है, 3 आता है, 6 आता है, 9 आता है, तो देखो 4 रोटेशन हो गया ना, 1 2 3। तो इस तरीके से आपको वहां बहुत हेल्प मिलेगा। आप इसे याद रखें, ये चारों डायरेक्शन को अच्छे से याद रखें, जिससे वहां के क्वेश्चन आप इजी वे में कर पाए। चलिए तो मूव करते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट देखो, कह रहे एंगल बच्चों। एंगल क्या होता है? तो आपको पता है कि एंगल क्या होता है, बहुत अच्छे से आपने पढ़ चुके हैं अब तक। तो एंगल अगर आपको फील नहीं आ रहा है तो देखो, एंगल्स क्या होता है, जब एक लाइन ले लेते हैं और एक दूसरी लाइन ले लेते हैं। अब ये दोनों लाइन के जो बीच का पार्ट पड़ता है, इसको हम O बोल देते हैं, इसको A बोल देते हैं, इसको B। तो यहाँ पे हमारा ये जो लाइन है ना, ये एंगल बन गया। यानी इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होता है AOB लिख सकते हैं। ये जो B होता है ना, यानी O जो है ना, ये हमारा बीच में होता है, और जो बीच में होता है दैट इज कॉल्ड एंगल। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, BOA बोल सकते हैं, दैट इज एंगल। या फिर आप छोटा में आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल को। क्लियर? तो ये एंगल्स होते हैं। अच्छा, एंगल को जो है ना बच्चों, कई तरीके से एंगल को आप चाहो तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एंगल्स कई सारे होते हैं, है ना। टाइप ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे आगे, हम डिटेल समझेंगे कि टाइप ऑफ एंगल्स क्या होता है, एंगल के कितने टाइप्स होते हैं, वो सारी बातें आप डिस्कस करेंगे। तो एंगल समझ में आया। जैसे मान लो अगर हम ये ट्रायंगल्स बना लेते, ये क्या बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ट्रायंगल में हमको पता है 3 एंगल होता है, इसको A नाम दे दो, या B नाम दे दो, या फिर इसको C नाम दे दो। तो आप इसको क्या कह सकते हो, एंगल A कह सकते हो, या एंगल B कहते हैं हम लोग, और एंगल C। 3 एंगल्स होते हैं। या इसी को दूसरे तरीके से अरेंजमेंट करना है तो एंगल BAC बोल सकते हो, या एंगल क्या कह सकते हो, BAC हमने ले लिया, फिर क्या कहोगे, ACB लिख दोगे, फिर क्या कहोगे आप, CBA। देखो सभी में एंगल, देखो A बीच में आ रहा है, C आ रहा है और B आ रहा है, 3 एंगल आया। या तो आप इस तरीके से एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आपको इस तरीके से एंगल। इट मींस ये ध्यान रखना, एंगल 3 पॉइंट होता है, 3 के जो बीच में एंगल, दैट इज कॉल्ड एंगल। समझ आया? एंगल आपको रिप्रेजेंटेशन करना समझ में आया। एंगल को या सिंगल वे में भी आप लिख सकते हो, ठीक। तो एंगल के क्लियर हुआ, ऐसे ही एंगल लिखा जाता है। चलिए अब देखिए, एंगल जो होता है ना, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा एक्यूट एंगल्स पढ़ा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ा होगा, अभी डिटेल में बताऊंगा अभी आपको। ऑब्ट्यूज एंगल्स पढ़ा होगा आपने, राइट एंगल अभी हमने आपको बताया, स्ट्रेट एंगल आपको बताया ही अभी 180 डिग्री का होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है, कई सारे एंगल्स होते हैं बच्चों। एंगल बहुत सारे होते हैं, यूज ऑफ एंगल्स होता है, बट आपके सिलेबस में उतने हैं नहीं, तो उतने पढ़ना नहीं। जो लिमिटेड है, लिमिटेड को हम कवर करेंगे, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, और भी ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप क्लास 7 के मैथ को देख लो, इसी चैनल पे मिल जाएगा। क्लास 8 के देख लो, और नहीं और भी हायर पढ़ना है तो हर्ष एकेडमी फाउंडेशन चैनल पे जाओ, वहां पे 9th 10th के भी कंटेंट में अपलोड करता हूं, तो वहां से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा इसका ज्यादा डिटेल्स। क्लियर? चलिए तो अब हम पढ़ते हैं एक्यूट। देखो एक्यूट एंगल्स क्या होता है, सबसे पहले समझिए। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है बच्चों, यानी 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यानी इसके बीच का जो एंगल्स होता है ना, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। आप याद रखना सिंपल से। एक्यूट मतलब क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। चलिए मैं भी आपको समझाता हूं। ये हमने एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल होगा, और ये एक्यूट एंगल्स होगा। ये तो 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये अगर मान लो 45 डिग्री है तो ये भी 45, तो ये क्या है, 0 और 90 के बीच का ही तो एंगल है ना 45, तो ये 45 क्या हो गया, एक्यूट एंगल्स हो गए। समझ आया क्या? यानी एक्यूट एंगल क्या होता है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ बातें दे रखा है।
एन एंगल्स स्मॉलर देन राइट एंगल्स इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ये भी वही बात कर रहा है, जो 0 डिग्री से 12 और राइट एंगल से कम, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम होगा, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। अच्छा, अब कह रहा है an acute angle is less than 1/4 of revolution। obviously देखो समझो 1/4 of revolution, revolution मतलब क्या होता है 360 डिग्री। अब देखो इसको अगर आप डिवाइड करते हो, हमने क्या कह रहे 1/4, 1/4 मतलब क्या है 1/4, 1/4 अगर आप करोगे बच्चों 360 डिग्री का तो 9 चौक 36, 90 डिग्री आ जाएगा। क्या होगा 90 डिग्री। तो कह रहे हैं 90 डिग्री से छोटा भी है, या तो आप ऊपर वाला डेफिनेशन बोल दो तो ऊपर भी सही है, या फिर आप नीचे वाले एन एक्यूट एंगल इज लेस देन द 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन। देखो रेवोल्यूशन क्या होता है, रेवोल्यूशन मतलब एक चक्कर लगाना, और एक चक्कर को लगाना को क्या हो गया 360 डिग्री। अगर 1 रेवोल्यूशन है, ध्यान रखिएगा 1 रेवोल्यूशन अगर कह देता है तो आप ये समझिएगा 360 डिग्री है। अगर आपको कहता है कि 2 रेवोल्यूशन अगर होता है तो कितना हो जाएगा 36 दूना 72, 720 डिग्री हो जाएगा। समझ आ रहा है, यहाँ पे डिग्री लगा दीजिए। तो याद रखना 1 रेवोल्यूशन करो 1/4 ऑफ 1 रेवोल्यूशन, तो 1/4 इंटू 360 और आपको निकालेंगे, अभी तो हमने निकाल लेंगे, मतलब 90 डिग्री से क्या होगा छोटा होगा। तो 90 डिग्री से छोटा यही एंगल्स तो बन रहा है जो अभी हमने बताया आपको। तो आई होप आपको क्लियर हुआ, एक्यूट एंगल का फील आ गया, समझ आ गया कि कैसे समझना है, कैसे करना है, कैसे डेफिनेशन लिखना है, कितने के बीच में आएगा तो हम एक्यूट एंगल्स बोलेंगे। ये सब कॉन्सेप्ट बच्चों आपको अच्छे से याद आना चाहिए, जैसे क्वेश्चन बहुत इजी से आप कर पाएंगे, राइट। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला जो है ऑब्ट्यूस एंगल। देखो ऑब्ट्यूस एंगल्स क्या होता है 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा। ऑब्ट्यूस एंगल्स क्या होता है 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल्स, राइट। चलिए तो जैसे मान लो ये हमने एक लाइन ले लिया, यहां से जाएंगे तो क्या होगा, ये जो होगा हमारा 90 डिग्री होगा, बट हमने क्या पढ़ा 90 डिग्री से 12, यानी ये जो पार्ट होगा ना दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल्स। क्या होगा ऑब्ट्यूस, TUS, ऑब्ट्यूस एंगल। देखो ये क्या, ये तो हमारा 90 डिग्री था, हमने क्या भी डेफिनेशन बताया 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, यानी इसके बीच, यानी 90 डिग्री से बड़ा होनी चाहिए और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए छोटा। तो देखो ध्यान से समझो, ये हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि 1 लीनियर पेयर हो जाएगा, तो हमें 90 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा है, तो दोनों के बीच का है, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। चलिए अब इसको समझिए, कह रहे एन एंगल लार्जर देन राइट एंगल्स बट लेस देन स्ट्रेट एंगल। देखो वही बात कह रहा है एन एंगल्स लार्जर देन 90 डिग्री। तो देखो ये 90 डिग्री की वैल्यू थी, तो 90 डिग्री से क्या बड़ा है जब तक इसमें आया, ठीक है, बट लेस देन 180 डिग्री, और यहां से यहां एंगल जो है कितना है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री से आगे है यानी कम है, तो 180 डिग्री के बीच में होगा, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। सिंपल सी बात है। आप ये डेफिनेशन देना चाहेंगे तो डेफिनेशन दे दीजिए, या ऐसे आपको याद रखना है कि 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर। अच्छा दूसरा डेफिनेशन देखो क्या कह रहा है, एन ऑब्ट्यूस एंगल इज ग्रेटर देन 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन बट लेस देन हाफ ऑफ रेवोल्यूशन। देखो अब क्या कह रहा है 1/4, तो अभी हमने आपको बताया 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन 360, एंड कह रहा है हाफ ऑफ रिवोल्यूशन, हाफ ऑफ रिवोल्यूशन से बड़ा। तो देखो इसे इसको करोगे तो कितना होगा 18 दूनी 36, 180 डिग्री, और इसको करोगे तो क्या होगा 90 डिग्री। देखो वही बात आया जो मैं अभी आपको समझाया था। क्या समझाया था 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा, वही तो कह रहा है। क्या कह रहा है इज ग्रेटर देन द 1/4 यानी 90 डिग्री से बड़ा ऑफ अ रिवोल्यूशन बट लेस देन ऑफ हाफ ऑफ रिवोल्यूशन। हाफ का मतलब क्या होता है बच्चों 1/2 होता है, ये ध्यान रखना। 1/4 का मतलब क्या होता है, इससे पहले भी बताया था 1/4 होता है, ठीक है। 1/4 कहता है तो आप 1/4 लिख देंगे। तो देखो वही बात आ रही है, यानी यह सिंपल सी बात है, एक लाइन में आपको याद रखना है 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। अच्छा अगर राइट एंगल कहता है तो राइट एंगल में तो कोई डेफिनेशन सिंपल से बोलोगे एटलीस्ट 1 राइट एंगल्स होगा, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। राइट एंगल से आपको करना है तो कुछ इस तरीके से आप बना दे, एक जैसे इस तरह की जो फिगर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं 90 डिग्री, यानी राइट एंगल्स होता है। क्या होता है
राइट, RIGHT है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एटलीस्ट वन राइट एंगल होगा, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपने क्या देखा, ऑब्ट्यूस एंगल देखा, एक्यूट एंगल समझा, राइट एंगल समझा। अब आपको आगे समझाते हैं, देखते हैं क्या है अगले स्लाइड में आपके लिए। रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल्स इज ग्रेटर देन स्ट्रेट लाइन। रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होता है, देखो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन हो गया, ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो स्ट्रेट लाइन जो होता है ना बच्चों 180 डिग्री का होता है, अभी मैंने आपको समझाया अभी कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है 180 डिग्री, यानी आप ये कह सकते हैं अ रिफ्लेक्स एंगल इज लार्जर देन अ स्ट्रेट एंगल। मतलब यहां से चलना स्टार्ट किए, यानी ये एंगल जो है यहां से चलना स्टार्ट किया, आप ये देखिए, ठीक है, ये एंगल चलना स्टार्ट किया, यानी ये इधर से इधर भाग जाएगा। यहां नहीं समझ पा रहे होंगे, यहां समझिए आप, ठीक है। ये एंगल्स हमने यहाँ पे पॉइंट आउट कर लिया, ये एंगल आता गया, ये आया एंगल्स, यहां से हम इसको भगा दिए कुछ इस तरीके से, तो ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव एंगल हो गया, ऐसे समझिए। अब देखो यहां से यहां 180 डिग्री हो गया, ये एंगल 180 डिग्री हो गया, बट जो एंगल इसमें आ गया, ये पार्ट इसमें आ गया, वही तो क्या रहे, रिफ्लेक्स एंगल इज लार्जर देन स्ट्रेट एंगल। मतलब आप सिंपल ये याद रखो 180 डिग्री से बड़ा, ठीक है, और 360 डिग्री से छोटा, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव एंगल। आप ये याद कीजिए सिंपल से। रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होगा, 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। यानी राइट एंगल से बड़ा, 360 1 रेवोल्यूशन से छोटा, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। अंडरस्टैंड, क्या 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा, या दूसरे लैंग्वेज में आप कहें तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन से क्या होगा, बड़ा और 1 रेवोल्यूशन से छोटा। ये भी आप बोल सकते हैं। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग डेफिनेशन मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये याद रखना है बस। 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, राइट। चलिए रिफ्लेक्स एंगल भी क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आ रहा है मेजरिंग ऑफ एंगल। देखो मेजरिंग ऑफ एंगल जो है ना, सिंपल सी बात है, तो कंपेयर द एंगल एग्जैक्टली, हम एंगल को कंपेयर कर लेते हैं, एंड वी नीड टू मेजर ऑफ द एंगल्स। दिस इज डन बाय द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर्स। नॉर्मली हम प्रोट्रैक्टर से उसको मेजर्स कर लेते हैं, चांद जिसको आप कहते हो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन एंड डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। और एक कंप्लीट जो रेवोल्यूशन होता है ना, वो आपको पता है 360 डिग्री का होता है, अभी डिस्कस किया था हमने। ईच पार्ट डिवाइडेड इज कॉल्ड डिग्री, और हर एक पार्ट ऐसे जो होता है ना, 336 पार्ट जो होता है बच्चों, ऐसे जो होता है ना, ऐसे जो पार्ट डिवाइड होता है, ये सभी जो है ना, एक पार्ट जो 360 डिग्री बन जाता है, दैट इज कॉल्ड डिग्री। एक डिग्री, एक पार्ट 1 डिग्री बनता है, ठीक है। द मेजर ऑफ द डिग्री इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है, वही कह रहा है। वी राइट टू डिग्री इन 360 डिग्री होता है, यानी एक रिवोल्यूशन जो होता है ना 360 डिग्री, और इसी से हम एंगल को मेजर करते हैं। एंगल को मेजर करने के लिए कई सारे यूनिट्स हैं, बट राइट नो आपको डिग्री ही समझना है। अभी डिग्री मेजरमेंट है, आगे जाके रेडियन मेजरमेंट पढ़ेंगे, और भी सारे मेजरमेंट है, बट आपको अभी डिग्री मेजर में कैलकुलेशन करना है, बिकॉज अंडर 10 जो डिग्री मेजर में ही चलता है। आगे जाकर के आप रेडियन मेजर भी पढ़ेंगे, राइट। अगर नीड होगा तो मैं आपको समझाऊंगा, बट वो हायर क्लासेस में, राइट। अभी आपको एंगल को मेजर करने के लिए, यानी मेजरिंग ऑफ एंगल क्या होता है, डिग्री। किसमें हम मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा 30 डिग्री होता है ना, 60 डिग्री जो होता है, इस तरह से हम डिग्री लिखते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, या आपने ऐसे देखा होगा 90 डिग्री। तो ये जो सिंबल्स होते हैं ना बच्चों, इसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री। समझ में आया। तो डिग्री मेजरमेंट करते हैं, एंगल को मेजर करते हैं कि एंगल 30 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, 120 का है, 80 का है, कितना का है, वो हम मेजरमेंट करके देखते हैं। किससे, प्रोट्रैक्टर से। किससे करते हैं मेजरमेंट, प्रोट्रैक्टर से करते हैं। अंडरस्टैंड, क्लियर आया समझ में। प्रोट्रैक्टर्स क्या होता है, क्लियर हुआ। प्रोट्रैक्टर क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं एंगल का, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है। इफ टू लाइन, बहुत सिंपल सी बात है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर्स and the angles between them is right angles, they are called perpendicular lines. If a line AB and perpendicular to, देखो ये एक लाइन है, ठीक, इसको हमने A नाम दे दिया, इसको हमने B नाम दे दिया, और यहां हमने एक नाम दे दिया,
इसको हमने सी नाम दे दिया और इसको हमने डी नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो ए बी लाइन और बी बी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे एक राइट एंगल्स बना, ये एक बना राइट एंगल्स बना, ये एक बना राइट एंगल्स बना, ये एक राइट एंगल्स बना। तो वही कह रहा है जब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो वहां पे राइट एंगल्स बनता है, क्या सॉरी राइट एंगल्स बनता है, यानी परपेंडिकुलर बनता है। इसको ऐसे लिखा जाएगा ए बी, और ये जो है ना इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं सी डी पे, है ना। तो ये ए बी क्या होगा, परपेंडिकुलर ऑफ सी डी, क्या होगा ए बी परपेंडिकुलर ऑफ सी डी। और इसका आंसर मुझे आप बताएंगे स्टेटमेंट में। ये हमने P ले लिया, इसको हमने Q ले लिया, इसको हमने M लिया और इसको हमने N लिया। अब ये हमारा राइट एंगल्स राइट एंगल्स राइट एंगल्स, इसको आप स्टेटमेंट में कैसे लिखोगे वो आप जैसे हमने ये लिखा है ना एज इट इज, इसका आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे इसको कैसे लिखेंगे, है ना। कौन परपेंडिकुलर किस पे है ये आप मुझे बताएंगे। तो ये समझ आया ए बी और डी सी, यानी ए बी परपेंडिकुलर, ये जो सिंबल है परपेंडिकुलर है। कई बच्चों को ये सिंबल याद नहीं रहता, आप लिख लीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, क्या रीड करते हैं, ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। अंडरस्टैंड या नॉट, क्लियर हुआ। ये परपेंडिकुलर लाइन समझ में आ गया कैसे परपेंडिकुलर होते हैं। क्वेश्चन में ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत यूजेस होंगे तो आपको ध्यान रखना है वहां पे, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल मतलब क्या होता है, इसमें तीन साइड है। क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, अलग अलग करना। तो ट्रायंगल्स को है ना बच्चों, ये जो ट्रायंगल्स आप देख रहे हैं ना, इस ट्रायंगल को जो है ना हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, देखो पहली बात, ये ए बी और सी, ये क्या हमारा एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में क्या है, दो साइड्स है और एंगल्स है। देखो तो ये हमारा एंगल्स है, ये हमारा एंगल्स है, ये एंगल्स है। तो ट्रायंगल्स को एक तो आप क्या कर सकते हो, एंगल की तरफ क्लासिफाई कर सकते हो। दूसरा ये क्या दिख रहा है, साइड दिख रहे हैं, तो साइड की तरफ कर सकते हैं, ठीक है। यानी ट्रायंगल्स को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल, एंगल। अंडरस्टैंड। अच्छा एंगल मैंने वैसे बता रखा है, जैसे एक्यूट एंगल्स, ठीक है, एक्यूट एंगल्स हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल्स होता है, राइट एंगल्स होता है। ये सारा भी हमने डिस्कस किया था आपके साथ, है ना। राइट एंगल्स ऑफ एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल्स, ये किसके अकॉर्डिंग हो, एंगल के अकॉर्डिंग। और साइड के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो क्या हो गया, स्केलन ट्रायंगल्स होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होता है, और क्या होता है, इक्विलैटरल्स, ठीक है। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के अकॉर्डिंग होगा। तो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस क्या होगा, राइट एंगल क्या होता है, डिटेल मैंने बता दिया, है ना। साइड के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्केलर ट्रायंगल। स्केलर मतलब क्या होता है, वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड अनइक्वल्स होता है, उसको हम स्केलर ट्रायंगल्स बोलते हैं। और आइसो ट्रायंगल्स क्या होता है, जिसका दो साइड्स इक्वल होता है, दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जिसमें तीनों साइड इक्वल्स होता है, मतलब तीन साइड, थ्री साइड्स इक्वल हो गए, दैट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ये तीनों बातें समझ में आ। तो ट्रायंगल को हम दो तरीके से क्लासिफिकेशन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है। चलिए एक एक पार्ट को कवर कर लेते हैं। अच्छा पहला पार्ट दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के अकॉर्डिंग अभी हमने आपको बताया, इफ ईच एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एक्यूट, इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर किसी भी ट्रायंगल्स में अगर एक एंगल एक्यूट है, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ऑफ ट्रायंगल। लाइक दैट, अगर हम जैसे मान लो, क्या मानोगे, ये हमने एक ट्रायंगल्स ले लिया, ये देखो एक ट्रायंगल्स कुछ इस तरीके से ले लिया, तो यहां हमने एक 90 डिग्री रख लिया, और ये हमारा क्या हो गया, एक्यूट एंगल ही तो होगा। तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स आप कह सकते हो डेफिनेशन में, ठीक है। और देखो इफ एनी वन ऑफ द राइट एंगल्स एट ट्रायंगल राइट एंगल, और ये राइट एंगल ट्रायंगल भी कह सकते हो, क्योंकि एक तो राइट एंगल भी तो ट्रायंगल्स हमने ले लिया, क्या ले लिया, एक राइट एंगल भी ट्रायंगल ले लिया। अच्छा एक्यूट एंगल्स का आप ये भी डेफिनेशन दे सकते हो बच्चों, ये भी डेफिनेशन दे सकते हो। ये 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री ले लो, 360 डिग्री हो गया, खत्म। तो ये आप 60
60 और 60, ये क्या हो गया, प्रॉपरली एक्यूट एंगल्स हो गए, एक्यूट एंगल्स हो गए। और इसको आप क्या कह सकते हो, राइट एंगल भी कह सकते हो। वैसे ये एक्यूट एंगल भी कह सकते हो, एक्यूट एंगल तो है भी। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं हम लोग, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल्स क्या होगा, एटलीस्ट एक एंगल क्या होना चाहिए, एक एंगल जो होना चाहिए ना बच्चों 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल्स, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल्स हो जाएगा। कैसे, देखो ये एंगल जो है ना 180 मतलब 90 डिग्री से ज्यादा है, और ये एंगल क्या होगा, छोटा होगा। तो ये 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो ये क्या बन गया, ऑब्ट्यूस एंगल्स, ऑब्ट्यूस एंगल। तो तीनों एंगल समझ में आ गए, एक्यूट एंगल समझ में आ गया, इसका राइट एंगल एटलीस्ट वन एंगल होनी चाहिए। ऑब्ट्यूस में क्या होगा, एक एटलीस्ट 90 डिग्री से बड़ा एंगल होना चाहिए, तब आप उसे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल कह देंगे। आप यहाँ पे डेफिनेशन में समझ सकते हैं, इफ एनी वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूस, इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल्स। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होगा, एटलीस्ट वन एंगल जो होगा 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तब आप उसको ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ ट्रायंगल्स कहेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल कब कहेंगे, एटलीस्ट एक राइट एंगल होने चाहिए। एक्यूट एंगल्स में क्या होगा, एटलीस्ट एक तो होना चाहिए, बाकी दो भी हो जाए, तीन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपको समझ में आ गया ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ, लेंथ के अकॉर्डिंग देखो बच्चों, हमने क्या बताया आपको, इफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स इज अनइक्वल, अगर तीनों साइड्स अनइक्वल होता है तो हमने क्या बताया था, स्केलन ट्रायंगल होता है। क्या होता है, स्केलन, SCALENE, स्केलन ट्रायंगल, जिसका तीनों साइड अनइक्वल होता है। यानी अगर हम ट्रायंगल्स लेते हैं तो जिसका तीनों साइड क्या होगा, अनइक्वल्स होगा। यानी आप इसको A बोल दो, B बोल दो, C बोल दो, यानी AB डज नॉट इक्वल्स टू BC डज नॉट इक्वल्स टू CA, यानी तीनों साइड इक्वल्स नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रायंगल्स। अच्छा, दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होगा, जैसे मान लो हमने ये ट्रायंगल्स ले लिया, अब इसमें क्या होगा, ये साइड और ये साइड इक्वल्स है, इसको P मान लो, इसको Q मान लो, इसको R मान लो। ठीक है, तो PQR में आपने क्या देखा कि PQ बराबर क्या है, PR के, ठीक है, और RQ बराबर नहीं है। तो दो साइड बराबर है ना जी, तो जब दो साइड बराबर होता है उसी को तो हम आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कहते हैं। यहाँ पे पढ़ लो ना, if two sides of the if any two sides of sides of a triangles are equal, अगर दो साइड इक्वल्स होता है तो उसी को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, if all the three sides of a triangles are equals of length is called equilateral triangle, और जिनका तीनों साइड बच्चों इक्वल्स होता है, तीनों साइड है ना, इसको M मान लो, N मान लो और O मान लो, यानी MN हो जाएगा इक्वल्स टू MN, यानी दिस, ये साइड और ये साइड और ये साइड, तीनों साइड जिसका इक्वल होता है ना, दैट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का आपको पता है कि हर एक साइड इक्वल्स होता है, हर एक एंगल भी इक्वल होता है और 60 डिग्री का होता है, ये तो कॉमन सी बात है। तो तीनों आपको समझ में आया, स्केलर ट्रायंगल समझ में आ गया है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल समझ में आ गया, इक्विलैटरल समझ में आ गया, किसके, ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स, साइड के अकॉर्डिंग आप ट्रायंगल को कैटेगराइज कर दिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अच्छा क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, जिसके अंदर 4 साइड्स होते हैं उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल में बच्चों बहुत सारे पार्ट्स हैं, आगे आपको 9th में समझ में आएगा ये सारी बातें। अभी आप थोड़ा बेसिक है, इंट्रोडक्शन आप पढ़ रहे हो तो आप वही समझ के चलो। क्वाड मतलब होता है चार, जिसके 4 साइड होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, और इसको हम लोग पॉलीगॉन्स भी बोलते हैं क्योंकि 3 से ज्यादा साइड्स होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ दे रखा है, वी नो दैट क्वाड्रिलेटरल्स इज अ 4 साइड्स, मतलब इसमें 4 साइड होता है, इसीलिए हम इसको पॉलीगॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन्स। ठीक है, अच्छा, अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 2 डायगोनल्स। मतलब क्या कह रहा है, जो क्वाड्रिलेटरल्स होता है ना बच्चों, क्वाड्रिलेटरल जो होता है इसके अंदर 4 साइड्स होते हैं, देखो A B C और D, इसके अंदर क्या हो गया, 4 साइड है। ठीक है जी, 4 एंगल्स भी है जी, 4 एंगल्स भी है, और कह रहे 2 डायगोनल्स भी है, ये 2 डायगोनल्स है, तो 2 डायगोनल्स भी, वही क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 साइड्स है, 4 एंगल्स है और 2 डायगोनल्स भी है। ठीक,
क्वाड्रिलेटरल्स कैन बी क्लासिफाइड विद द रेफरेंस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एंड फॉलो। तो क्वाड्रिलेटरल्स को उसके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उसको कई पार्ट्स में बांट भी दिए जाते हैं। जैसे पहला आपको कुछ दिया है, देखो, इफ अ क्वाड्रिलेटरल हैज ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, जिसमें एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। इट इज कॉल्ड ट्रेपीज। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रेपीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेपीज। कुछ इस तरीके से आप देख पाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से होता है, मतलब दो लाइन जो होता है ना पैरेलल होता है, जिसमें दो लाइन पैरेलल होगा उसको आप लोग ट्रेपीज बोल देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, बहुत सारे हो गए, है ना। अच्छा, अब आप क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है पहला, if the equilaterals has only one pair of parallel, जिसमें एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन होता है, then the quadrilateral is called trapeze। तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रेपीज। ये सिंपल से याद रखना, ट्रेपीज में ओनली वन पेयर ऑफ लाइन होगा, ठीक है, पैरेलल लाइन, उसको हम लोग ट्रेपीज में कहेंगे। दूसरा, if two pair of parallel lines, then the quadrilateral is called parallelogram। जिसमें दो पैरेलल लाइंस होंगे, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होंगे ना, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम्स। तो समझ में आया, जिसमें वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होगा उसको हम लोग ट्रेपीज बोलते हैं, जिसमें दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। तो ये दोनों चीजें याद हो गया, राइट। चलिए, इसका बेसिक है इसलिए आपको ये दो चीज याद कर लीजिए, वैसे हायर क्लास में आप पढ़ेंगे। अच्छा, अब आगे आपके पास पोलोगन। अच्छा, पोलोगन्स क्या होते हैं, अभी वैसे मैंने आपको बताया था कि जो क्वाड्रिलेटरल है ना, पोलोगन्स होते हैं। देखो, पोलोगन्स में क्या होता है, एटलीस्ट 3 साइड्स होते हैं, 3 साइड होगा तो वो पोलोगन्स होता है। तो सबसे छोटा जो पोलोगन्स होता है ना बच्चों, उसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। इसमें 3 साइड्स होते हैं। कितने साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं, तो हम इसको पोलोगन्स बोलते हैं, 3 साइड्स को। अगर 4 साइड होता है तो ऊपर भी इसको हम लोग पोलोगन्स बोलते हैं, है ना। 4 साइड होगा तो ये 4 साइड वाला। अभी तो हमने पढ़ा है जो क्वाड्रिलेटरल्स है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपीज है, काइट्स है, रोम्बस है, ये सभी क्या है, पैरेललोग्राम ही तो है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल ही तो है। और क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं, और 4 साइड वाले को हम लोग पोलोगन्स बोलते हैं। एटलीस्ट 3 साइड होनी चाहिए पोलोगन्स के लिए, बाकी कितने भी हो। अगर 5 साइड होता है तो हम पेंटागन बोलते हैं। तो ये चीज आप चाहो तो याद कर लो बच्चों, 3 साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल्स बोलते हैं। आप चाहे तो इसको लिख लीजिए, 4 साइड को क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। 5 साइड को हम लोग पेंटागन बोलते हैं, ठीक है। 6 साइड को हेक्सागन बोलते हैं। 7 साइड को जो है ना, हेप्टा, HEPT, हेप्टागन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। 8 साइड को ऑक्टा, OCT, ऑक्टागन बोलते हैं, ठीक है। 9 साइड को नोनागन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। और 10 को डेका, क्या बोलते हैं, डेकागन बोलते हैं ना। तो ये चीजें आप याद रखेंगे, बहुत कॉमन सी बात है। 3 साइड होता है तो ट्रायंगल बोलते हैं, 4 साइड बोलते हैं तो क्वाड्रिलेटरल, 5 तो पेंटा, 6 तो हेक्सा, है ना, 7 तो हेप्टा, 8 तो ऑक्टा, 9 नोना, 10 डेका। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, आप रैम ली है, अगर आप याद कर सकते तो वेल एंड गुड, नहीं तो बच्चों आपको एटलीस्ट 5 तक तो याद, 6 तक याद कर लेना है ना, हेक्सागन तक याद कर लेना है। इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कब, जब आप रेफरेंस बुक सॉल्व करोगे, या RD शर्मा का सॉल्व करो या RS का सॉल्व करो, उस सब में ये देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर आप NCERT में रहते हो तो मुश्किल से आप 5 तक जाओगे, उससे आगे नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो, ये बात समझ में आया। अच्छा, अब चलिए इनके पार्ट को देखते। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, 3 डायमेंशनल शेप। वाह, कितनी अच्छी बात है, आपको यहाँ पे क्लास 6 में 3 डायमेंशनल शेप का इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो देखो 3 डायमेंशनल शेप क्या होता है, यानी इसको शॉर्टकट में हम 3D भी बोलते हैं। 3D का मतलब क्या होता है, जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो, दैट इज कॉल्ड 3D। उसको हम लोग 3D बोलते हैं। तो आपने सुना होगा सर 2D भी तो होता है। 2D फिगर किसको बोलते हैं, 2D मतलब क्या होता है, जिसमें लेंथ होती है और ब्रेथ होता है, दैट इज कॉल्ड 2D फिगर्स।
तो इससे पहले जो आप पढ़ रहे थे रेक्टेंगल जो पढ़े थे, राइट, और ट्रायंगल जो पढ़े थे, ये सब क्या है 2D फिगर्स है। इसमें लेंथ और ब्रेथ दो ही चीज होती है। तो 3D होने के लिए जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट आता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 3D का, तो देखो क्या होता है बच्चों, क्यूबॉइड आप ले लो, क्यूबॉइड। अब इसमें देखो लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है, तो दैट इज कॉल्ड क्यूबॉइड। तो ये क्यूबॉइड हो गया, जिसमें आपको पता है इसको हम लोग फेस बोलते हैं, इसको एज बोलते हैं, और ये वर्टेक्स होता है। इसमें कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने एज होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता है, क्योंकि आप क्लास 3rd 4th 5th से ये सब पढ़ते आ रहे हैं कि कितने इसमें जो क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं, कितने एज होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता है, राइट। नहीं तो आपको यूलर फॉर्मूला भी आपको पता होगा, ये क्लास 5th में भी पढ़ता है। चलो, तो ये क्यूबॉइड्स हो गए। उसी की तरह आपको क्यूब होगा बच्चों। क्यूब में भी क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है। इसमें भी क्या होता है, इसमें देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, ब्रेथ बोलते हैं और हाइट बोलते हैं। लेंथ ब्रेथ हाइट होता है। क्यूब में भी आपको 3 सेट आते हैं, ए इंटू ए आपने 3 सेट पढ़ा होगा। इसमें बाकी सारे साइड्स इक्वल हो जाते हैं, इसलिए ए आ जाता है ना। तो ये भी क्या हमारा, ये जो क्यूब भी है क्या है, 3D फिगर से। अच्छा, और बात करें, अच्छा सिलेंडर भी होता है बच्चों। आप सिलेंडर का फिगर बनाना आपको आता होगा। ये सिलेंडर जो ये भी आपका क्या होता है, 3D फिगर्स में आते हैं। कोन जो होता है, क्रिसमस टोपी आपने देखा होगा, ये भी होता है बच्चों, है ना। ये सब क्या होता है, स्फीयर जो है, स्फीयर भी है बच्चों, वो 3D फिगर्स में आते हैं, है ना। ये सब क्या है, स्फीयर्स है, ठीक है। उसके बाद प्रिज्म होता है ना। ये सारे क्या है, 3D फिगर्स है। 3D फिगर याद रखना, जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो। अगर जिसमें ये तीनों बात आ जाता है तो आप ये समझ जाना ये क्या है, 3D फिगर है। और जिसमें लेंथ हो और ब्रेथ हो उसे आप क्या कहेंगे, 2D फिगर। तो 2D और 3D तीनों क्लियर हो गया, सॉरी दोनों क्लियर हो गया, समझ आ गया, फील आ गया अच्छे से। 3D किसे कहेंगे, 2D किसे कहेंगे। और ये जो आपके डाउट चल रहे होंगे 2D फिगर क्या होता है, 3D फिगर क्या होता है, दोनों बातें भी आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 3D 2D समझ में आ गया। 3D फिगर कहेगा तो आप क्यूब बोल देना, क्यूबॉइड बोल देना, सिलेंडर बोल देना, कोन बोल देना, स्फीयर बोल देना, है ना, पैरामाइड्स बोल देना, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए, और 2D फिगर की बात करें तो ट्रायंगल बोल देना, है ना, रेक्टेंगल बोल देना। उसके बाद आप क्या बोल दोगे, रोम्बस बोल देना, पैरेललोग्राम बोल देना, है ना, ट्रेपेज़ बोल देना। ये सब क्या है, 2D फिगर्स है। क्या है, 2D फिगर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कुछ क्यूब की बातें दे रखी है आपको कि क्यूब किसे क्या है ना, प्रिज्म क्या है, पैरामाइड्स क्या, ये सब क्या है, 3D फिगर्स है ना। ईच साइड्स इज कॉल्ड, अच्छा फेस, देखो यहाँ पे अगर आपको फेस को डिफाइन करना है तो आप फेस को डिफाइन कर सकते हो। ईच साइड इज कॉल्ड फेस। फेस क्या होता है, क्यूब का जो हर एक साइड होना है उसको हम लोग फेस कहते हैं। टू फेस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट्स, या एज कह सकते हैं। जहां पे दो फेस इंटरसेक्ट करता है लाइन सेगमेंट के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम लोग एज बोलते हैं। और 3 एज मीट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, जहां पे 3 एज मिल जाता है उसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रिज्म की बात करें तो वन ऑफ इट्स फेस इज अ रेक्टेंगल, मतलब प्रिज्म का जो एक फेस होता है ना वो रेक्टेंगल की तरह ही होता है। सो इट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर प्रिज्म, जिसको हम लोग ट्रायंगुलर प्रिज्म। अगर एक फेस ट्रायंगल की तरह होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। द ट्रायंगुलर प्रिज्म फेस इज नोन एज अ बेस, और ट्रायंगुलर प्रिज्म का जो फेस होता है ना, दैट इज कॉल्ड बेस, यानी क्या कहते हैं हम उसको, बेस कहते हैं, ठीक है। A prism has two identical base. प्रिज्म में क्या होता है, दो आइडेंटिकल बेस होता है। इट्स अदर फेस आर पैरेललोग्राम्स, और अदर फेस जो होता है उसको पैरेललोग्राम्स बोलते हैं। इफ द प्रिज्म हैज अ रेक्टेंगुलर बेस इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर प्रिज्म। और जिसका देखो ट्रायंगुलर अगर बेस होता है तो ट्रायंगुलर प्रिज्म होगा, रेक्टेंगुलर बेस होता है तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म होगा। समझ आया, अगर बेस ट्रायंगुलर होता है तो ट्रायंगुलर प्रिज्म होगा, और अगर बेस रेक्टेंगुलर बेस होता है तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म होगा। वही आपको यहाँ पे देखो, रेक्टेंगुलर प्रिज्म होने के लिए क्या होगा, रेक्टेंगुलर बेस होना चाहिए, और ट्रायंगुलर अगर प्रिज्म होता है तो ट्रायंगुलर बेस होना चाहिए, ठीक है।
अच्छा, अब आइए पैरामाइड्स। पैरामाइड्स कहते हैं इट इज अ शेप ऑफ अ सिंगल बेस। अच्छा, जो पैरामाइड्स है ना उसमें एक सिंगल बेस होता है, द अदर फेस आर ट्रायंगल्स, और अदर फेस जो होता है उसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। इफ द बेस फेस इज ट्रायंगल्स इट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर पैरामाइड्स। अगर बेस, इसमें भी वही बात करें, अगर बेस ट्रायंगुलर होता है तो ट्रायंगुलर पैरामाइड्स होगा, ठीक है। इफ द बेस इज स्क्वायर, अगर बेस स्क्वायर में होता है तो स्क्वायर पैरामाइड्स होगा, अगर रेक्टेंगल में होगा तो रेक्टेंगुलर पैरामाइड्स होगा। वही बात है, डिपेंड करता है ये सारा बातें बेस पे, उसका बेस कैसा है, समझ में आया। जैसे हमने प्रिज्म में पढ़ा, अगर उसकी बेस रेक्टेंगुलर होता है तो ट्रायंगुलर प्रिज्म होगा, रेक्टेंगुलर होता है तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म होगा। सेम प्रोसेस पैरामाइड्स में भी है, अगर ट्रायंगुलर बेस होता है तो क्या होगा, ट्रायंगुलर पैरामाइड्स होगा, और अगर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर पैरामाइड्स होगा, ठीक है। चलिए, क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अच्छा, इसी के साथ क्या होता है बच्चों, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स के जितने भी शेप्स आपको इस चैप्टर में यूज होंगे, आई थिंक मेरे हिसाब से सभी शेप को मैंने कवर कर लिया है। और फिर भी अगर कोई छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके लिख करके बताइए सर आप इस शेप को नहीं बताएं, तो हो सकता है अगले लेक्चर में आपको क्वेश्चन के साथ वो शेप भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट आपके सिलेबस का होना चाहिए, राइट। चलिए, तो मिलेंगे नए एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।